क्लास 12 स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल बाबा मैथ्स वाला। और आज हम लेकर आए हैं आपके लिए टर्म 1 के लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस का पैकेज, वो भी 40 क्वेश्चंस, वो हर एक टाइप के 40 क्वेश्चंस जो आपके टर्म 1 में पूछे जा रहे हैं। आपको पता होगा कि इस बार सीबीएसई ने आपका सिलेबस में थोड़ा सा बदलाव किया है। जो भी एग्जाम में पूछे जा रहे हैं वो 3 कैटेगरीज के क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। सबसे पहला कैटेगरीज है आपका सिंपल एमसीक्यू, जो कि आप 4 ऑप्शंस देगा और एक ट्रू होगा, आपको कर लेना है। फिर आपको 21 से लेके 25 तक, यानी कि 5 क्वेश्चन, 20 क्वेश्चन इधर हो गए। फिर 5 क्वेश्चंस जो है आपको करने हैं, वो है असर्शन एंड रीजन्स के। असर्शंस एंड रीजन में क्या होगा कि आपको 4 ऑप्शन एक बार दे दिया जाएगा, वही 4 ऑप्शन 5 क्वेश्चंस का आंसर होगा। आपको हम बताएंगे जब उस पे आएंगे तब, ठीक है। और लास्ट में आपसे पूछेगा 15 क्वेश्चन केस बेस्ड क्वेश्चन। अब कहोगे कि 15 क्वेश्चन केस बेस्ड का मतलब क्या हुआ? केस बेस्ड क्वेश्चन का मतलब होता है कि कोई पैराग्राफ देगा या कोई इन्फॉर्मेशन देगा, उस इन्फॉर्मेशन से वो 5 क्वेश्चंस बनाएगा, ठीक है, पहला केस से। तो ये 5 क्वेश्चन हो गए। फिर सेकेंड एक केस और बनाएगा जो फिर नेक्स्ट 5 क्वेश्चन के लिए होगा। फिर एक नया और केस बनाएगा, यानी कि फिर एक नया केस बनाएगा जो कि फिर से 5 क्वेश्चन का होगा, यानी कि एक केस पे 5 क्वेश्चन, दूसरे केस पे 5 क्वेश्चन, तीसरे केस पे 5 क्वेश्चन, यानी कि पूरा कंप्लीट 15 ये 5 असर्शन एंड रीजन और 20 सिंपल क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। तो बी केयरफुल होकर के आप वो सारे पैटर्न को और सारे क्वेश्चंस को देखिए, ताकि अगर आपका रिवीजन हो जाएगा ना एक बार अच्छे से, तो आप 40 आउट ऑफ 40 करके आओगे। ये गारंटी मेरी है और ये शुभकामनाएं भी मेरी है आपके साथ, ठीक है ना। हम खुदा से दुआ करेंगे और भगवान से प्रे करेंगे कि आप 40 में 40 क्वेश्चन बनाकर आएँ, ठीक है। लेकिन केवल दुआ से ही काम नहीं होगा, कर्म भी करना पड़ता है। सो बी केयरफुल होकर के आप सारे क्वेश्चंस को 1 बाय 1 करके देखें। या फिर हम क्या करेंगे कि अगर आपको रिवीजन करने में कम टाइम है, ज़्यादा समय नहीं है, तो आपको कुछ वीडियोस को हम कुछ इस तरह से नीचे कैटेगराइज करेंगे, ठीक है, जिसमें आपको 20 सिंपल एमसीक्यू के बाद आपको खुद पता चल जाएगा कि कितनी देर के बाद हमारा असर्शन रीजन का क्वेश्चन आएगा और फिर कितनी देर के बाद वो केस बेस्ड क्वेश्चन आएगा, है ना। वो आप वीडियोस को जो बढ़ाते हो रेड रंग से जो रहता है, उस पर थोड़ा सा डॉट डॉट रहेगा, तो उससे आप जान सकते हैं कि नहीं कितने देर के बाद वो क्वेश्चंस आएंगे। आई होप कि तुम बातें समझ गए होगे। अब चलिए, सारी बातें हम लोग ने कर लिया है, चलते हैं अब क्वेश्चंस पे। और सबसे पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, ठीक है। इसमें लिखा हुआ है कि लेट a इज इक्वल टू -1 to 1, यानी कि a का इंटरवल आपको दिया है। देन द फंक्शन fx इज इक्वल टू x/2 डिफाइंड ऑन a इज नॉट 1 1 on 2, 1 1 on 2 बट नॉट ऑन 2 और बाइजेक्टिव। ओके, चलिए तो पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। ओके, तो पहला क्वेश्चन में लिखा गया कि लेट a इज इक्वल टू -1 to 1, यानी कि आपको डोमेन दिया गया है ना। देन द फंक्शन fx इज इक्वल टू x/2 डिफाइंड ऑन a, यानी कि fx को डिफाइंड किया गया है ऑन a। इसका मतलब ये हुआ कि f के अंदर हम -1 to 1 वैल्यू डाल सकते हैं। हम लोग x के अंदर f मतलब x के अंदर अगर इसमें डिफाइंड है तो हम इसमें डोमेन -1 to 1 ही को पुट कर सकते हैं केवल, ठीक है। और यहाँ पे जो वैल्यू देगा वो क्या देगा? इसमें कुछ भी मेंशन नहीं है, इसमें कुछ भी मेंशन नहीं है। इसका मतलब ये माना जाएगा रियल। आपको मालूम हो जाएगा कि ऐसे लिखा जाता है फंक्शन सच दैट फ्रॉम a to b। तो यहाँ a जो होता है वो डोमेन का काम करता है फंक्शन का, और यहाँ जो होता है वो कोडोमेन का काम करता है फंक्शन का, ठीक है। तो स्क्रीन पे आप देख रहे हो उसमें कह रहा है कि लेट a इज इक्वल टू -1 to 1 क्लोज इंटरवल, a का इंटरवल दिया है। फिर बोल रहा है कि fx जो है वो x/2 है और डिफाइंड ऑन a। तो डिफाइंड ऑन a का मतलब हो गया कि इस फंक्शन का डोमेन आप खुद से नहीं मान सकते हो, क्योंकि ये इस अगर फंक्शन की डोमेन की बात किया जाए और ये नहीं दिया होता तो हम इसका डोमेन को रियल मानते, क्योंकि इस फंक्शन को कोई दिक्कत नहीं है, ना अंडर रूट लगा हुआ है और ना ही डिवाइड में है, ना लॉगरिथमिक फंक्शन है, ये सिंपल ऑलवेज डिफाइंड फंक्शन है। बट इन्होंने डोमेन को कर्टेल करके दे दिया कि ये फंक्शन इसी में केवल डिफाइंड है, बाकी जगह पे डिफाइंड नहीं है, ठीक है। तो इसका मतलब अगर इन्होंने मेंशन कर दिया है तो डोमेन को आप यही मान के चलोगे, पहली बात तो ये डोमेन हो गया। फिर बोला है कि आप बताओ कि ये फंक्शन क्या है। नॉट 1 1 है, 1 2 है, 1 1 है बट नॉट ऑन 2 है, और बाइजेक्टिव है, मतलब बाइजेक्टिव का मतलब 1 1 on 2 दोनों है, ठीक है। तो आपको क्लियर होना चाहिए कि किसे 1 1 on 2 कहते हैं, किसे 1 1 कहते हैं, किसे on 2 कहते हैं, ये सारी कहानी। तो आपको क्लियरिटी के लिए बता देते हैं कि on 2 का मतलब होता है कि अगर फंक्शन का जो कोडोमेन दिया है और जो फंक्शन का रेंज आता है वो दोनों अगर इक्वल हो जाता है तो उस फंक्शन को हम लोग on 2 फंक्शन कहते हैं। अब यहाँ पे क्वेश्चन ये है
कि कोडोमेन क्या होता है। तो कोडोमेन जो है आपका फंक्शन अगर नहीं दिया है, इन्होंने क्या बोला है कि फंक्शन डिफाइंड है फ्रॉम माइनस, क्यों? क्योंकि ये डोमेन है आपका, तो कोई भी फंक्शन को आप कैसे लिखते हो, फंक्शन इज डिफाइंड फ्रॉम ए टू बी, इसका मतलब ये डोमेन कहलाता है, और यहाँ जो दिया रहता है वो कोडोमेन कहलाता है। तो यहाँ वाली बात तो दिया गया है डोमेन हमको ये बात, लेकिन इन्होंने कोडोमेन के बारे में कुछ नहीं दिया है। तो कोडोमेन का मतलब हम पूरा रियल नंबर लेंगे, पूरा रियल नंबर आ गया। लेकिन अगर रेंज की बात आएगी तो रेंज हमें इस डोमेन के अंदर निकालना पड़ेगा और देखना होगा कि ये जो रियल नंबर हमारा कोडोमेन आ रहा है उस रियल नंबर से हमारा रेंज भी मैच कर रहा है कि नहीं, मतलब रेंज भी रियल नंबर आ रहा है कि नहीं। तो सबसे पहले ये सारी कहानी को चेक करने के लिए हमको फंक्शन का ग्राफ बना लेना उचित होगा। तो ग्राफ बनाने का मतलब हो गया कि इसे आप y मान सकते हो फिक्स को, और ये x/2, और y बराबर x/2 का ग्राफ के लिए आपको कुछ नहीं करना है, बहुत आसान है। x बराबर 0 पुट करोगे, y 0 0 आएगा, मतलब ग्राफ हमारा यहाँ से पास करेगा। फिर अगर तुम x बराबर 2 डाल देते हो, मान लो 1 और 2, तो y बराबर तुम्हारा कट क्या जाएगा, 2 2 1, इसका मतलब x 2 पे y 1 मिल रहा है, यानी 2,1 से हमारा ग्राफ पास करेगा। इन दोनों को मिलाइए और आगे बढ़ा दीजिए। अब ये फंक्शन पूरा ग्राफ को नहीं ले सकता है, पूरा ग्राफ नहीं बनाना है, इन्होंने डोमेन को कर्टेल करके दिया कि -1 से 1, यानी कि x बराबर आपको -1 से लेके 1 तक ही चलना है, इससे ज़्यादा नहीं डाल सकते हो। यानी कि ग्राफ का ये पोर्शन से लेके और ग्राफ का केवल ये पोर्शन ही कंसीडर होगा, और इसे आपको काट के हटाना पड़ेगा। दिस इज़ नॉट अ पोर्शन ऑफ ग्राफ, इसे काट के आपको हटाना पड़ेगा। तो अब जरा बताओ कि हमें हमारा जो रेंज है क्या वो रियल नंबर आ सकता है? नहीं आ सकता है, बिकॉज ऑफ कि रेंज y का वैल्यू होता है और यहाँ से लेके यहाँ तक y आएगा, यानी कि इस फंक्शन का जो रेंज है, रेंज यानी कि y का वैल्यू वो आपका कहाँ से कहाँ तक है। तो x का सबसे मिनिमम वैल्यू -1 डालो, तो -1 डालोगे अगर x का वैल्यू, तो y का वैल्यू आएगा -1/2, और अगर हम x का वैल्यू 1 डाल दें तो ये 1/2 आएगा। यानी कि हमारा ग्राफ रेंज जो है इसका -1 से लेके -1/2 से लेके 1/2 तक आएगा। अब कहानी ये हो गई कि रेंज और कोडोमेन मैच नहीं कर रहा है, तो अगर मैच नहीं कर रहा है तो फिर ये ऑन टू फंक्शन नहीं है, ठीक है ना। रेंज जो है वो अगर बराबर नहीं आया तो ऑन टू फंक्शन ये है, दैट मीन्स कि ये इन टू फंक्शन है। तो सबसे पहले देखो, पहले ऑप्शंस में क्या दिया हुआ है आपको, तो चलो ये पहला हम क्या कर सकते हैं कि ए ऑप्शन हम कट कर सकते हैं, क्योंकि नॉट 1 1, तो नॉट 1 1 तो अभी चेक करने की जरूरत है, पहले ऑन टू। देखो बी ऑप्शन काट सकते हो, ए नहीं, बी ऑप्शन तुम काट सकते हो, क्योंकि इन्होंने बोला है ऑन टू जबकि हमारा इन टू फंक्शन आया है। फिर सी ऑप्शन है 1 1 बट नॉट ऑन टू, ये हो सकता है, बाइजेक्टिव तो होगा नहीं। यानी कि क्यों बाइजेक्टिव नहीं होगा, क्योंकि 1 1 ऑन टू दोनों होना चाहिए और ऑन टू तो था नहीं, यानी कि ए बी ऑप्शन भी कट गया, सी ऑप्शन कट गया। अब जरा देखते हैं कि पहला ऑप्शन में 1 1 बोल रहा है। 1 1 को चेक करने का क्या तरीका है, अगर आपके पास x का एक वैल्यू डालने पे y का एक वैल्यू मिले तो उसे हम लोग बोलते हैं 1 1 फंक्शन। ये डेफिनेशन होता है 1 1 फंक्शन का, x का एक वैल्यू डालने पे y का एक वैल्यू मिले। आपके सामने अगर मान लो एक a फंक्शन है और a को ये b फंक्शन है, सॉरी, अगर कोई फंक्शन f है जो a से लेके b तक डिफाइंड है, अगर कोई फंक्शन a से लेके b तक डिफाइंड है, तो अगर इधर का कोई भी एक एलिमेंट का एक ही एलिमेंट से अगर एसोसिएशन हो और दो एलिमेंट का ये नहीं कि एक से हो जाए, तो मेनी 1 हो जाता है। मेनी क्योंकि एक से ज़्यादा लिए और उधर एक से जोड़ दिए तो मेनी 1 फंक्शन हो जाता है। तो इसका मतलब ये होता है कि आप इधर का एक एसोसिएशन उधर के एक से ही जुड़ाव करो तो 1 1 फंक्शन होता है। तो 1 1 फंक्शन के लिए क्या होता है, अगर ग्राफिकली आप जाओ तो, कि अगर आप कोई भी हॉरिजॉन्टल लाइन खींचो तो y को वो एक ही जगह इंटरसेक्ट करे, यानी कि अगर ग्राफ इंक्रीजिंग होगा तो वो 1 1 ही होगा। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि ग्राफ हमारा इंक्रीजिंग है तो ये 1 1 ही होगा, बिकॉज ऑफ आप x का एक वैल्यू इसमें डालोगे तो y का दो वैल्यू नहीं आ सकता है, क्योंकि y बराबर x/2 है। जो भी आप x डालोगे उसके लिए एक y यूनिक ही आएगा, तो ये 1 1 फंक्शन है। तो अगर ये 1 1 फंक्शन है तो पहला ऑप्शन भी कट गया, यानी कि सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, 1 1 बट नॉट ऑन टू। तो ये सब के लिए देखो, जो भी आप चैप्टर पढ़ के आ रहे हो उसका रिवीजन अगर नहीं करके आओगे, उस चैप्टर्स को नहीं पढ़ के आओगे तो चैप्टर्स में दिक्कत होगी, क्वेश्चंस बनाने में दिक्कत होगी। लेकिन हम कोशिश करेंगे कि हर कॉन्सेप्ट को क्लियर करते हुए भी आगे बढ़े, ताकि आपको बिल्कुल जो बच्चे नहीं पढ़े हैं उनको दिक्कत नहीं हो, ठीक है ना। तो चलिए अब शुरू करते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए तो अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पे शो हो रहा है, और ये क्वेश्चन क्या कह रहा है आप देखिएगा। ए सेट दिया है आपको 1 2 3 और कंसीडर द रिलेशन R, कंसीडर द रिलेशन R 1 1 2 2 3 3 1 2 2 3 1 3, ये ऑर्डर पेयर वाले रिलेशन दिए गए हैं। बोल रहा है कि देन R इज रिफ्लेक्सिव बट नॉट साइमेट्रिक। बी ऑप्शन बोल रहा है आपको रिफ्लेक्सिव बट नॉट ट्रांजिटिव, और साइमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव दोनों है। और डी ऑप्शन में बोल रहा है नाइदर साइमेट्रिक नॉट ट्रांजिटिव।
क्वेश्चन यहाँ पे ये है कि आपको डेफिनेशंस आने चाहिए रिफ्लेक्सिव के, ट्रांजिटिव के, साइमेट्रिक के। तो एक बार हल्का सा क्लियर कर देते हैं। जो भी आपको सेट दिया है, रिफ्लेक्सिव का डेफिनेशन क्या है कि जो भी आपको सेट ए दिया गया है, अगर उसमें जितने भी एलिमेंट है उसका खुद से खुद का जुड़ाव अगर रिलेशन में है तो रिलेशन रिफ्लेक्सिव कहलाता है। मतलब ये कि 1 1 2 2 3 3, 1 का 1 के साथ, 2 का 2 के साथ, 3 का 3 के साथ है तो ये रिफ्लेक्सिव होती है। ये क्लियर हो गया रिफ्लेक्सिव का। उसके अलावा कुछ कोई दिक्कत नहीं है। फिर आ जाते हैं हम लोग साइमेट्रिक का डेफिनेशन देखते हैं। तो साइमेट्रिक का डेफिनेशन होता है कि अगर हमारे रिलेशन के अंदर अगर ए कॉमा बी मौजूद हो तो बी कॉमा ए भी उसके अंदर आना ही आना चाहिए। अगर ए और बी बराबर नहीं है तब, जैसे 1 1 है अगर, तो अगला 1 1 देखने की जरूरत नहीं है, ये दोनों अनइक्वल होनी चाहिए। जैसे कि अगर हम इसमें बोले कि 1 2 आप देख रहे हो इसमें है, तो इसमें 2 1 आना चाहिए, 2 1 नहीं आ रहा है तो ये साइमेट्रिक नहीं है। अगर हम बोले 2 3 है तो इसमें 3 2 आना चाहिए, तो 3 2 भी नहीं है तो ये साइमेट्रिक नहीं है। तो आई होप कि रिफ्लेक्सिव तो था बट नॉट साइमेट्रिक, यही ऑप्शन करेक्ट होगा। लेकिन उसके आगे भी हम ऑप्शन को जरा चेक करते हैं। रिफ्लेक्सिव बट नॉट ट्रांजिटिव, तो ट्रांजिटिव का क्या डेफिनेशन है? रिफ्लेक्सिव तो था ही, ट्रांजिटिव का डेफिनेशन होता है कि अगर ए कॉमा बी मौजूद हो और इस बी से शुरुआत होने वाला भी अगर एलिमेंट है, अगर है तब बी से एलिमेंट अगर शुरुआत हो रहा हो और कोई अदर हो, सी हो चाहे कुछ भी हो, तो अगर ये दोनों मैच कर रहा है, ये दोनों अगर उस रिलेशन में आ रहा है तो ए और सी भी उस रिलेशन में आना चाहिए। तो अब जरा देखो, अगर हम बोले कि 1 1 है तो 1 से शुरू होने वाला ये है हमारा 1 2, तो अगर 1 1 है और ये 1 मैच कर गया तो ये 1 और 2 से मैच होने वाला होना चाहिए। तो 1 2 तो ये खुद ही है, इसमें दिक्कत नहीं है। फिर अगर 2 2 देखा जाए तो 2 से शुरुआत होने वाला कोई है तो यहाँ पे है। तो अगर 2 2 से शुरुआत होने वाला है तो पहला और दूसरा से होना चाहिए, तो 2 और 3, तो 2 3 तो खुद ही है। फिर अगर 3 3 से देखे हैं तो 3 से स्टार्ट होने वाला तो कोई था ही नहीं। दूसरा चीज़, अगर यहाँ देखिए कि 1 2 से स्टार्ट होने वाला है तो यहाँ 2 से स्टार्ट होने वाला ये भी है, तो ये 2 2 मैच कर गया अगर, तो ये 1 3 इसमें होना चाहिए, तो 1 3 इसमें है। ठीक है, अब 2 3 है तो 3 से स्टार्ट होने वाला तो था ही नहीं, तो 3 से स्टार्ट होने वाला अगर ये मानते हो कि ये सर ये वाला है, तो हम बोलेंगे कि अगर इसका ये, तो ये क्या मैच करना चाहिए इसमें मैच करना चाहिए आपका 2 3, है ना? क्या मैच करना चाहिए? 2 3, तो 2 3 तो इसमें है ही, ये खुद ही है, तो ये ट्रांजिटिव है क्योंकि ए कॉमा बी है और बी कॉमा सी है तो ए कॉमा सी भी आ रहा है। तो ये ऑप्शन तो गलत हो गया क्योंकि ट्रांजिटिव नहीं बोला है। तो ट्रांजिटिव नहीं बोला है तो सी ऑप्शन भी गया, है ना? क्योंकि नहीं, सी ऑप्शन हाँ गया क्योंकि साइमेट्रिक नहीं है, जबकि इन्होंने दिया है ऑप्शन में साइमेट्रिक है, जबकि हमारा क्वेश्चन है साइमेट्रिक नहीं है हमारा आंसर। तो अब फिर नाइदर साइमेट्रिक नॉर ट्रांजिटिव, तो ट्रांजिटिव तो था, है ना, साइमेट्रिक नहीं था। तो ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। आई होप कि ये सारा डेफिनेशन को समझते हुए आप आगे बढ़े होंगे। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ये क्वेश्चन नंबर जो स्क्रीन पे 3 दिख रहा है वो बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। अगर तुम समझ जाओ तो समझ लो कि तुम वास्तव में पढ़ रहे हो। ठीक है, देखना जरा इस क्वेश्चन का ब्यूटी क्या है। ठीक है, इस क्वेश्चन में कह रहा है कि लेट ए इज इक्वल टू 1 2 3 9, माने कि ए सेट के अंदर 1 से लेके 9 तक एलिमेंट है, एंड आर बी द रिलेशन इन ए क्रॉस ए डिफाइंड बाई ए कॉमा बी रिलेटेड टू सी कॉमा डी। ए कॉमा बी इज रिलेटेड टू सी कॉमा डी। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट, दिस इज द ब्यूटी ऑफ दिस क्वेश्चन। अभी तक रिलेशन में तुम्हारा क्या होता था? 2 एलिमेंट 2 कॉमा 3 होते थे एक सेट के अंदर और 4 कॉमा 2 माना जाता था। इस रिलेशन में क्या है कि इस रिलेशन के अंदर जो पहला एलिमेंट लिखा गया है, पहला एलिमेंट, उसको कुछ इस बड़े ऑर्डर पेयर मतलब कह सकते हो कि ए कॉमा बी ऐसे और यहाँ पे सी कॉमा डी कुछ ऐसे, इस तरह से किया गया है। मतलब कि दिस इज द फर्स्ट एलिमेंट, यानी कि एक ऑर्डर पेयर पूरा फर्स्ट एलिमेंट का काम कर रहा है, और ये जो ऑर्डर पेयर यहाँ कॉमा के बाद है ये सेकेंड कोऑर्डिनेट है, कह सकते हो सेकेंड एलिमेंट का काम कर रहा है। दिस इज द ब्यूटी ऑफ दिस क्वेश्चन। यानी कि ये नहीं कि आप ए कॉमा बी सी कॉमा डी ई कॉमा एफ ऐसे अलग अलग लिख रहे हो। दिस इज एन एलिमेंट ऑफ दिस रिलेशन, क्योंकि इन्होंने बोला है कि ए कॉमा बी रिलेटेड टू सी कॉमा डी। तो इसका मतलब पहला, जैसे अभी हम बोलेंगे कि रिलेशन है ना 2 इज रिलेटेड टू 3, तो 2 जैसे ही आप ऑर्डर पेयर ऐसे बनाते हो, तो अगर हम बोलेंगे कि 2 रिलेटेड टू 3, इसका मतलब 2 को आप 3 से जोड़ते हो, है ना। अगर हम बोलेंगे कि 5 रिलेटेड टू 7, यानी कि आप 5 को 7 से जोड़ते हो। लेकिन इस क्वेश्चन में क्या है कि पहले ही इस सेट में यहाँ से 2,3 अगर है मान के चलो, और इधर यानी कि आप ये कह सकते हो कि अगर यहाँ पे ये देखा जाए कि ए कॉमा बी जो है वो पूरी तरह से रिलेटेड है सी कॉमा डी से। मतलब ये पहला एलिमेंट, जैसे आप लिखते हो ना कि 2 3 को क्या लिखोगे 2,3 लिखोगे ना, लेकिन इसमें क्या लिखोगे, ये पहला एलिमेंट का काम कर जाएगा। जैसे 2,3 5,7, तो एक बड़ा सा ऑर्डर पेयर में ये पहला एलिमेंट का काम होगा और दिस इज द सेकेंड एलिमेंट।
और ये पार्ट अगर इस क्वेश्चन का समझ गए तो तुम समझ लो कि कहानी तो ख़त्म हो गई, ठीक है ना। तो अब जो है आपको हम समझाते हैं कि इस क्वेश्चन में क्या है और क्या नहीं है। थोड़ा सा इसको इरेज करना होगा तो कर सकते हैं, थोड़ा सा आप पेशेंस रखें। चलिए, तो अगर ये पार्ट समझ गए हैं कि a कॉमा बी रिलेटेड टू सी कॉमा डी, आपको दिया गया था a कॉमा बी रिलेटेड टू सी कॉमा डी, मतलब a कॉमा बी सी कॉमा डी दूसरा एलिमेंट हुआ, ये पहला एलिमेंट हुआ। अगर ये उस रिलेशन में अंदर है तो वो किस नियम का पालन कर रहा है। इसी तरह से बहुत सारा है, ये एक एलिमेंट हुआ इस रिलेशन का, दूसरा एक और एलिमेंट। इस क्वेश्चन में थोड़ा सा लंबा चला गया है सॉल्यूशन को समझाने में, क्योंकि बहुत बढ़िया क्वेश्चन था ये, हमने बोला था कि बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है ये। तो इसलिए आई बटन आप जो देख रहे हो उसमें इस क्वेश्चन का लिंक है, आप वहाँ पे जाके इसे देख लो, वो ज़्यादा बेटर होगा आपके लिए, ठीक है। और इसमें हम लोग जो आसान क्वेश्चन है, जो भी मतलब हम 40 क्वेश्चन करेंगे, छोड़ेंगे कोई भी नहीं, लेकिन जो भी लेंथ में लंबा हो जाएगा, वीडियोज़ का लेंथ मेरा बढ़ जाएगा, उससे थोड़ा मज़ा नहीं आएगा, ठीक है। तो इसलिए हम आई बटन में आपको दे दिए हैं, आप उसको जाके देख लेना। लेकिन रुको, ये नहीं कि आई बटन में चले जाओ, आई बटन में चले जाओगे तो फिर वापस से इसमें कैसे आओगे। तो उसके लिए आप क्या करो कि उस आई बटन में जाने के बाद भी उसमें फिर आई बटन होगा, उस आई बटन में इस पूरे वीडियोज़ का लिंक होगा, या डिस्क्रिप्शन में भी हमारा लिंक होते हैं, जो भी वीडियोज़ हम पढ़ाते हैं सीरियल वाइज भी होते हैं, वो भी आप जाके देख सकते हो। तो चलिए अब शुरू करते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, और वो क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा कि द वैल्यू ऑफ टेन इनवर्स साइन जीरो, टेन इनवर्स साइन जीरो। बहुत आसान क्वेश्चन है ना, क्योंकि साइन जीरो इज वॉट, जीरो, साइन 0 डिग्री 0 होता है, और टेन इनवर्स 0 भी हमारा 0 ही होता है, टेन इनवर्स 0 भी हमारा 0 ही होता है। यानी कि यहाँ पे ऑप्शन जो होगा वो हो जाएगा नॉन ऑफ दीज, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। चलिए, नेक्स्ट दो क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा है स्क्रीन पे। द वैल्यू ऑफ टेन इनवर्स रूट 3 माइनस सेक इनवर्स 2। आपको वैल्यूज पता होना चाहिए, क्योंकि टेन इनवर्स 3 कितना डिग्री पे होता है, टेन कितना डिग्री बराबर रूट 3 होता है, बस यही याद होता है। टेन कितना डिग्री बराबर रूट 3, तो 60 डिग्री, यानी कि ये 60 डिग्री हो गया। माइनस सेक इनवर्स 2 अगर पूछ रहा है तो सेक में कितना डिग्री 2 होता है, तो आप कॉस में देख लो कि कॉस में कितना डिग्री 2 होता है, तो कॉस 60 डिग्री, इसका मतलब से इसका भी वैल्यू 60 डिग्री ही होगा। तो अगर ये बीच में माइनस है तो 60 डिग्री में से 60 डिग्री घटेगा तो 0, यानी कि यहाँ पे क्वेश्चन का आंसर जो है वो बी ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। अब आ जाते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। द वैल्यू ऑफ साइन इनवर्स रूट 3/2 प्लस कॉट इनवर्स रूट 3। साइन इनवर्स रूट 3/2 मतलब साइन में कितना डिग्री रूट 3/2 होता है, तो आपको मालूम होगा कि साइन में 60 डिग्री जो होता है वो रूट 3/2 होता है, तो ये 60 डिग्री हो गया। प्लस कॉट में कितना डिग्री बराबर रूट 3 होता है, तो ये चेक करो कि 10 में कितना डिग्री बराबर 1/√3 होता है, क्योंकि रेसिप्रोकल होता है। तो 10 में कितना डिग्री बराबर 1/√3 होता है, तो 30 डिग्री, इसका मतलब इसका वैल्यू 30 डिग्री होगा। तो अगर आप इसे जोड़ लें तो आपका 90 डिग्री होगा, और 90 डिग्री को मैथमेटिक्स में रेडियन में हम लोग π/2 बोलते हैं। दैट मीन्स कि इसका जो ऑप्शन है वो हमारा क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। चलिए, नेक्स्ट जो क्वेश्चन देख रहे हैं आप मैट्रिसेस के, उसमें बोल रहा है कि 3x2 मैट्रिक्स A, 3x2 मैट्रिक्स A इज इक्वल टू Aij हुज एलिमेंट्स आर गिवन बाई Aij इज इक्वल टू 2i - j डिवाइडेड बाई 3, देन A इज इक्वल टू। सबसे पहले ये चेक करो कि ऑर्डर कितना है A का। तो A का ऑर्डर है तुम्हारा 3x2, मतलब कि 3 गो रो होगा और 2 ठो कॉलम होगा। तो अगर 3 ठो रो होगा, 3 ठो अगर रो होगा, इसका मतलब इस एलिमेंट को तुम A11 बोलते हो, यहाँ के एलिमेंट को तुम पहले रो में हो और दूसरे कॉलम में हो। तो 2 गो तो हमारा हो गया, यहाँ पे 3x2 का लिखना था, तो हम कॉलम 2 ही बनाएंगे। यहाँ के एलिमेंट को क्या लिखोगे आप, तो ये दूसरा रो में है और कॉलम पहला है, ये दूसरा रो में है और कॉलम दूसरा है, यहाँ तीसरा रो में है, कॉलम पहला है, यहाँ तीसरा रो में है और कॉलम पहला है, सॉरी दूसरा है, यानी कि यहाँ पे 2 लिखोगे, ठीक है ना। तो इस तरह से ये चारों ऑप्शंस ही हो सकते हैं सबसे पहले तो, क्योंकि इसमें 2 ही कॉलम और 3 रो दिए गए हैं। अब क्वेश्चन ये है कि इसके एलिमेंट को कैसे लिखा जाए। तो A11 का डेफिनेशन क्या होगा, यहाँ से यहाँ पे आप I और J को बराबर रखोगे, क्योंकि हर एक एलिमेंट इस नियम का पालन कर रहा है। और इसमें हम अगर A11 अगर करते हैं तो इसका मतलब I भी 1 J भी 1, तो इसका मतलब ये हो जाएगा 2 एकम 2 माइनस, क्योंकि I की जगह पे 1 रखोगे, माइनस J के भी जगह पे 1 रखोगे, और बाई 3, तो ये 2 में से 1 गया, 1/3। तो सबसे पहले देखो पहला एलिमेंट 1/3 किस में है, तो पहला एलिमेंट अगर 1/3 देखा जाए तो वो तुम्हें बी ऑप्शन में मिल रहा है और सी ऑप्शन में मिल रहा है, यानी कि आप ए को डी को कट करके हटा दो। अब देखो बी और सी में जो यहाँ का एलिमेंट है उसको चेक करने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज ऑफ कि दोनों में बी ऑप्शन में भी और सी ऑप्शन में भी 0 ही है, तो वो मैच करेगा ही करेगा। अब देखो यहाँ का भी एलिमेंट को चेक करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि बी और सी में दोनों जगह ही यहाँ पे 1 1 ही है, तो दोनों तरफ से ही 1 1 ही आएगा, यानी कि आप चेक कर लो यहाँ वाला एलिमेंट A22 का,
क्योंकि यहाँ पे पहला में सी ऑप्शन में तो 2 है, जबकि बी ऑप्शन में 2/3 दिखाई दे रहा होगा आपको। तो इसमें जो सही होगा इस नियम के आधार पे, इस रूल के हिसाब से, दिस इज द करेक्ट ऑप्शन। तो A22 के लिए क्या डेफिनेशन चेक होगा आपका? तो A22 के लिए आपको यहाँ पे i के जगह पे भी 2 और j के भी जगह पे 2 रखना होगा। इसका मतलब 2 × 2 होगा i के जगह पे, माइनस j के जगह पे भी 2 होगा, और डिवाइडेड बाई 3, यानी कितना हो गया? 2 2 दूना 4, और 4 में से 2 घट गया 2/3, यानी कि ऑप्शन नंबर इज द बी करेक्ट। आई होप कि हमारी बात को तुम समझे होगे। इस तरह से क्वेश्चन को फास्ट बनाया जा सकता है। ठीक है, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए, तो अब हम लोग क्वेश्चन शुरू कर रहे हैं 8 नंबर। इसमें बोल रहा है कि इफ़ x + y + z, x + z एंड y + z इज इक्वल टू 957, देन द वैल्यू ऑफ x, y एंड z। तो एक काम करते हैं, सबसे पहले तीनों का एडिशन चेक करते हैं। 9 आ रहा है, तो कौन सा ऑप्शन में 9 नहीं आ रहा है? तो 4 2 6 3 9, 4 3 7 2 हो ही रहा है, 4 3 7 1 8। देखो सी ऑप्शन तो गया, क्योंकि 4 3 7 और 1 8 ही रह गया। तो 8 तो नहीं चाहिए हमें तो एडिशन 9 चाहिए x + y + z का। फिर डी ऑप्शन में चला गया, क्योंकि 4 2 6 1 7 हुआ, क्योंकि हमें चाहिए x + y + z का वैल्यू 9, यानी कि सी ऑप्शन डी ऑप्शन तो गया। अब देखो ए ऑप्शन में और बी ऑप्शन में भी दोनों में x का वैल्यू 2 दिया है। तो अगर दोनों में x का वैल्यू 2 दिया है तो ये तो पक्का हो गया कि x जो है हमारा 2 ही होगा। ठीक है, अब हमको x अगर 2 पता चल गया है तो क्वेश्चन हमारे लिए आसान हो गया। कैसे? देखो यहाँ से हम बोलेंगे कि अगर ये 2 हो गया तो y + z हमारा 7 होगा, यहाँ से दिया भी है। इसका मतलब y + z बराबर एक 7 ऑप्शन है, और यहाँ पे आपका x का वैल्यू 2 आ चुका है। तो यहाँ से आप कह सकते हो कि x + z जो है हमारा वो 5 के बराबर गिवन है, क्योंकि इक्वेट करोगे ना आप, और x का वैल्यू 2 है तो यहाँ पे 2 रख लो आप। तो 2 अगर x की जगह पे रख दोगे तो z का वैल्यू तुम्हारा 5 आ जाएगा, यानी कि z बराबर तुम्हारा 3 आ जाएगा। इस तरह से z का भी वैल्यू आ गया। तो आपको रेस्पेक्टिवली पूछा है x, y, z रेस्पेक्टिवली। तो अगर x 2 आ गया और कॉमा y के जगह पे रहने दो, और z तुम्हारा 3 आ गया, तो कौन सा ऑप्शन करोगे? पहला ऑप्शन करोगे, क्योंकि y तो 3 रख नहीं सकते हो ना। तो इस तरह से आपका ए ऑप्शन इज़ द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है ना, बनाने का तरीका सबको, स्टैंडर्ड तरीका, थिंकिंग कैसे करते हैं, हमको जल्दी क्वेश्चन बनाना है। ठीक है ना, यानी कि आप प्रोसीजर वाइज पूरा x + y + z बराबर रख के बनाने लगो। दिस इज़ द टाइम कंज्यूमिंग, और हम कहते हैं कि आप ब्रेन को कंज्यूम करो। ओके, सॉरी, ब्रेन को लगाओ। अब नेक्स्ट क्वेश्चन दिखाई दे रहा है स्क्रीन पे, कह रहा है कि इफ़ a = 0 1 - 2 -1 0 3 एंड x - 3 0 इज स्क्यू साइमेट्रिक मैट्रिक्स, देन द वैल्यू ऑफ x। स्क्यू साइमेट्रिक मैट्रिसेस का क्या खासियत होता है कि वो अपोजिट साइंस के होते हैं, अपोजिट साइन के होते हैं विथ मैग्नीट्यूड सेम। यानी कि ये अगर -1 है तो ये 1 है, ये -3 है तो ये 3 है, तो इसका इससे मैचिंग होगा, यानी कि अपोजिट साइन का। तो अगर ये -2 है तो ये आपका 2 हो जाएगा, यानी कि x = 2। याद रखना, इसका मैचिंग इसके साथ होता है, इसका मैचिंग इसके साथ होता है, इसका इसके साथ होता है ना। यानी कि A12 = A21 होना चाहिए, मतलब AIJ = AJI होना चाहिए। तो ये एलिमेंट कहाँ का है? तीसरा रो है आपका, और कॉलम 1 है, तो ये बराबर -1 के बराबर होता है, माइनस के साथ। साइमेट्रिक अगर मैट्रिक्स बोलता तो ये बराबर होता, और अगर स्क्यू साइमेट्रिक बोला है तो ये माइनस के साथ होगा। तो ये अगर माइनस लिख दिया जाए और a यहाँ पे j आ जाएगा 1 और ये हो जाएगा 3। तो ज़रा देखो, पहला रो और तीसरा कॉलम का ये एलिमेंट था, तो वो आपका कितना है? -2, यानी कि A31 का वैल्यू आपका -2 हो गया, यानी कि x का वैल्यू -2 हो गया। आई होप कि ये समझ गए होगे। अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो ये जो क्वेश्चन आप देख रहे हो उसमें लिखा हुआ है कि इफ़ a = 2240 एंड b = 1121, देन कौन सा सही होगा? तो इसमें डिटर्मिनांट करके दिया है, डिटर्मिनांट ऑफ a डिटर्मिनांट ऑफ b से कुछ रिलेशन किया है। तो एक काम करते हैं ना, सबसे पहले हम लोग डिटर्मिनांट ऑफ a निकाल लेते हैं। कैसे निकालते हैं? इसका इसमें गुना माइनस इसका इसमें गुना, यानी कि 2 × 0, पहले ऐसे -2 × 4। तो ये कितना आ गया आपका? ये तो 0 हो गया, ये आ गया -4 × 8। अब आते हैं डिटर्मिनांट ऑफ b पे। तो डिटर्मिनांट ऑफ b के लिए मतलब 1 का गुना 1 में और -1 का गुना 2 में। तो ये कितना आ गया आपका? 1 - 2 × 2, यानी कि ये आ गया -1। तो ये डिटर्मिनांट ऑफ b का वैल्यू आ गया -1। अब आप ऑप्शंस ज़रा चेक करो। ऑप्शंस में a बोला है, a ऑप्शन में कि जो डिटर्मिनांट ऑफ a है, यानी कि डिटर्मिनांट ऑफ a है वो किसके इक्वल दिया गया है हमें? तो 2 का क्यूब इंटू डिटर्मिनांट ऑफ b। तो आप वैल्यूज़ को प्लग इन कर दो। अगर a को यहाँ पे रख दिया जाए तो ये -8 होगा, ये मैग्नीट्यूड नहीं है, डिटर्मिनांट है, याद रखना, -8, और 2 का क्यूब का मतलब ये 8 होगा,
और डिटर्मिनेंट ऑफ बी भी -1 ही आ रहा है, यानी कि यही ऑप्शन जो है वो करेक्ट होगा। बराबर आ रहा है ना, और बाकी सब नहीं बराबर आएगा। एक्चुअली बी ऑप्शन भी तो यही लिखा हुआ है ना, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू, नहीं 2 का स्क्वायर है तो 2 दूना के 4 होगा, सी तो होगा नहीं क्योंकि दोनों का डिटर्मिनेंट बराबर है नहीं, और 2 का पावर 4 होगा तो वो 16 हो जाएगा, यानी कि ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अब देखिए क्वेश्चन में दिया हुआ है नेक्स्ट कि द एरिया ऑफ ट्रायंगल हुज वर्टिसेस आर 3,8 -4,2 एंड 5,1, इसका एरिया बताइए। तो इसका जो एरिया है वो नया फार्मूला से आप बनाएं, वो जल्दी बनेगा। और नया फार्मूला आपको स्क्रीन पे बगल में दिखाई भी दे रहा होगा, बस वैल्यू प्लग इन करने की ज़रूरत है। क्या कि सबसे पहले इसको याद रखने का बहुत आसान तरीका है। सबसे पहले 3,8 है तो यहाँ 3,8 लिख दो, फिर आपका -4,2 है तो यहाँ -4,2 लिख दो, डिवाइड मत लिखना, बस ऐसे लिख दो डिटर्मिनेंट के अंदर, फिर प्लस अगला डिटर्मिनेंट जब शुरू करोगे तो यहीं से शुरुआत होती है, देख सकते हो बगल में भी, जहाँ से ये पहला डिटर्मिनेंट अंत होता है वहीं से शुरुआत होती है। फिर अगला जो है अगला पॉइंट होगा, यानी ऐसे ही गए यहाँ पे आए तो ये आप क्या 5,1 हो जाएगा, फिर यहाँ से यहाँ जुड़ेगा, फिर अगला फिर डिटर्मिनेंट कहाँ से शुरू होगा, यहीं से 5,1 से, और कहाँ अंत होगा तो ये बंद करना होता है फिगर को, तब हमारा एरिया निकल के आ पाता है, क्योंकि बंद फिगर का ही ना एरिया निकलता है। तो ये हो गया 3,8, ये क्लोज, ये एरिया का फार्मूला हुआ। अब इसको ऑब्टेन करने का तरीका आप जानते हो डिटर्मिनेंट को तोड़ने का, कि इसका गुना इसमें करते हैं, तो 1/2 3 दूना के 6 माइनस, और 8 चौके 32 में भी माइनस आएगा तो ये +32 हो जाएगा। फिर इसको तोड़ने का तरीका क्या है कि इसमें गुना इसमें करोगे तो माइनस का 4 आएगा, फिर माइनस 5 दूना के 10 आएगा, फिर इसका गुना इसमें माइनस इसका गुना इसमें, तो 8 5 40 होगा, और माइनस का 3 होगा। ये हो गया कहानी तुम्हारा। तो अब यहाँ इसको ऐड वैड करते हैं हम लोग, ठीक है ना। तो सबसे पहले देखो ये 40 और ये 10 घट के क्या हो जाएगा 30, है ना। तो 1/2 32 और 6 कितना हो जाएगा तुम्हारा 38, और 38 में से 4 घटा लो आप तो ये हो जाएगा 34, और ये कितना आया था हम लोगों का प्लस में 30, और 30 में से 3 मत घटाओ बल्कि इसमें से 3 घटा लो, है ना, क्योंकि ये हो जाएगा 31, तो 31 हो जाएगा, मतलब आंसर हो जाएगा 61/2, 61/2, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 12 जो है उसमें क्या कह रहा है कि इफ़ a इज इक्वल टू 2,3 एंड 5 - 2 ऐसे दिया हुआ है, बी सच दैट कि a इनवर्स इज इक्वल टू k इंटू a। तो अब जरा कहानी पे आपको समझना होगा कि k का अगर वैल्यू पूछ रहा है आपसे और a इनवर्स इज इक्वल टू k a दिया है, तो आपको a इनवर्स आना चाहिए निकालने, ठीक है ना। अगर k इंटू a में k क्या बोलते हैं a इनवर्स अगर आपको निकालने आएगा तभी तो काम बन पाएगा। और a इनवर्स का फार्मूला क्या होता है आपका, तो a इनवर्स का फार्मूला होता है आपका एडजॉइंट ऑफ a अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ a। अब क्वेश्चन यहाँ पे ये उठता है कि एडजॉइंट ऑफ a क्या होता है, तो एडजॉइंट ऑफ a जो होता है इसी मैट्रिसेस से बना हुआ कोफैक्टर्स का ट्रांसपोज होता है, इसी a से बना हुआ कोफैक्टर्स का ट्रांसपोज होता है। यानी कि सबसे पहले ये सारे जो एलिमेंट हैं उनके कोफैक्टर्स निकालिए। तो कोफैक्टर्स के लिए क्या करना पड़ता है कि इसको काटना होता है, इसको काटना होता है, विथ साइन जो एलिमेंट है वो लिखना होता है। इसको काट दिए, इसको काट दिए तो -2 आया। एक्चुअली यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे माइनस है, यहाँ प्लस है या माइनस है। आपको मालूम होगा कि अल्टरनेट प्लस माइनस चलता है, तो प्लस माइनस। तो ये प्लस हुआ, ये कट गया और ये कट गया तो -2 आया। फिर जब यहाँ पे लिखने की बारी आएगी, यहाँ पे लिखने की बारी आएगी तो माइनस के साथ लिखेंगे, और ये कटेगा और ये कटेगा, यानी कि ये और ये कटेगा, यानी कि ये 5 आएगा, हो गया। फिर अब यहाँ का ट्रांसपोज लिखने आएंगे तो प्लस के साथ होगा, और इसको काटेंगे और इसको काटेंगे तो ये 3 होगा। फिर यहाँ का ट्रांसपोज के साथ माइनस होगा, फिर ये कटेगा और ये कटेगा तो ये बनेगा 2। और ये ही नहीं, केवल इस डिटर्मिनेंट का जब हम लोग ट्रांसपोज लेते हैं तब आता है हमारा एडजॉइंट ऑफ a। तो एडजॉइंट ऑफ a क्या होगा, इसका ट्रांसपोज लोगे तो ये -2 और ये -5, रो का कॉलम बनता है और कॉलम का रो बनता है। ये 3 है, यहाँ चला जाएगा और ये -2 यहाँ आ जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया तुम्हारा एडजॉइंट ऑफ a। अब डिटर्मिनेंट ऑफ a निकालो। तो डिटर्मिनेंट ऑफ a के लिए क्या करना होता है, केवल इसका गुना इसमें, यानी कि -4
और माइनस ऑफ 3 का गुना 5 में तो 15, यानी कि आपका डिटर्मिनेंट का वैल्यू हो गया माइनस ऑफ 19। ठीक है, अब इन्होंने बोला है कि ए इनवर्स जो है वो के इंटू ए के बराबर है। तो ए इनवर्स का फार्मूला आपका अभी अभी आप लोगों ने लिखा हुआ है कि ए इनवर्स बराबर एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए। तो यहाँ पे हमको इन्फॉर्मेशन क्या दिया हुआ है? इन्फॉर्मेशन तो दिया हुआ है कि ए इनवर्स इज इक्वल टू के ए। तो ए इनवर्स का वैल्यू हमारा क्या आ रहा है पहले ये देखो। तो एडजॉइंट ऑफ ए आया हुआ है, और अगर डिटर्मिनेंट ऑफ ए से इसमें डिवाइड कर दो तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए से डिवाइड करने का मतलब क्या होता है कि पूरे एलिमेंट में डिवाइड होता है। मैट्रिसेस का ये प्रॉपर्टी होती है, डिटर्मिनेंट में केवल एक रो या एक कॉलम में जाके मल्टीप्लाई होता है, लेकिन मैट्रिसेस में वो डिटर्मिनेंट सब में मल्टीप्लाई होगा। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए क्या आया हुआ है? तो वो आया हुआ है -19। तो ये कितना हो जाएगा आपका ए इनवर्स का वैल्यू अगर की बात करें तो हम, क्योंकि हमें ए इनवर्स बराबर के इंटू ए दिया है, तो ए इनवर्स यहाँ से निकाल लो -2 बटे डिटर्मिनेंट ऑफ ए -19 आया है तो -19, फिर 3 बटे -19, फिर यहाँ पे आपका -5 बटे -19, और यहाँ पे आपका, आप नीचे वाले स्क्रीन को नहीं देख पा रहे होगे, आप देख लो, ठीक है ना। और यहाँ पे हो जाएगा -2 बटे -19, ये तुम्हारा ए इनवर्स आ गया, और इज इक्वल टू के, और इनटू में है ए, तो ए तो तुम्हारा यही पूरा है। तो इसमें भी क्या होगा कि के का सब में मल्टीप्लाई होगा, तो सब में मल्टीप्लाई होगा तो के का आप पहले ऐसे लिख लो सिंपल, 2 हो गया, 3 हो गया, और 5 -2 हो गया। तो अब कंपेयर कर लो, क्योंकि 2 ये अंदर जाके मल्टीप्लाई सब में होगा, यानी कि के, 2k, 3k, 5k, -2k, ये कहानी ख़त्म हो गई। अब कंपैरिजन करना है, यानी कि -2/19 इज इक्वल टू, ये माइनस माइनस कट जाएगा एक्चुअली, है ना, इज इक्वल टू 2k। तो ये कट गया, और 2 जब इधर आएगा तो ये भी कट जाएगा, यानी कि k इज इक्वल टू 1/19 इज योर करेक्ट ऑप्शन, यानी कि a इज़ द करेक्ट ऑप्शन, 1/19। आई होप कि आप ये समझ गए होंगे। ठीक है, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि इफ़ x इज इक्वल टू t स्क्वायर एंड y इज इक्वल टू t का पावर क्यूब, देन d2y/dx स्क्वायर इज इक्वल टू। तो सबसे पहले तो dy/dx निकाल लिया जाए। तो dy/dx को निकालने के लिए आपको y को तो x के रेस्पेक्ट में दिया नहीं है, तो आप क्या कर लो कि सबसे पहले dy का डिफरेंशिएशन t के रेस्पेक्ट में निकाल लो, dy/dt हो गया, ठीक है, और अपॉन dx/dt हो गया। x को भी t के ही रेस्पेक्ट में दिया है तो dx/dt, dt कट जाता है, वैसे काटा नहीं जाता है समझने के लिए। यानी कि फाइनली आपको क्या करना है कि y को t के ही रेस्पेक्ट में करना है, तो dy/dt का, है ना, t का क्यूब का क्या हो जाएगा 3t स्क्वायर, और डिवाइडेड बाई dx/dt क्या हो जाएगा आपका, तो dx का अगर t के रेस्पेक्ट में करो तो 2t आएगा, क्योंकि x t स्क्वायर का है ना डिफ्रेंशिएशन, तो ये 2t आ गया। तो एक t से एक t कट जाएगा, यानी कि फाइनल आंसर आपका 3/2 इंटू t है। अब t तो हमें दिया नहीं है, तो t आपको यहाँ से निकालना पड़ेगा। t का वैल्यू क्या हो जाएगा यहाँ से, या ऑप्शन में आपका t भी दिया है, यानी कि 3/2 इंटू t, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। सॉरी, अभी एक बार तो बाकी है डिफ्रेंशिएशन ना, d2y/dx स्क्वायर निकालना है। तो d2y/dx स्क्वायर अगर निकालना है तो इसका मतलब ये हुआ कि इसका फार्मूला होता है कि dy/dx को आपको एक बार और डिफरेंशिएट करना होता है x के रेस्पेक्ट में, यही ना कहानी है फार्मूला की। तो dy/dx हमारा क्या आया हुआ है, तो dy/dx में आपका आया हुआ ये है, ये 3/2 इंटू t, और डिफरेंशिएट करना है एक्चुअली हमें x के रेस्पेक्ट में। ठीक है, अब क्या करें, तो सबसे पहले तो हम इसको t के ही रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर सकते हैं, तो इसका मतलब कि सबसे पहले इस t को आप x के रेस्पेक्ट में कन्वर्ट कर लें, वो ज़्यादा बेहतर होगा। इसलिए आप क्या करो कि t का वैल्यू यहाँ से निकाल लो, और यहाँ से t का वैल्यू होगा √x, देख रहे हो ना साहब, t का वैल्यू √x, क्योंकि आपको डिफरेंशिएट x के रेस्पेक्ट में करना है। ठीक है, तो अगर t का वैल्यू अगर आ गया यहाँ से, अगर स्क्वायर को भेजे तो √x, तो आप यहाँ पे रख दो,
यानी डिफरेंशिएशन ऑफ 3/2 अंडर रूट एक्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। तो अब इसको डिफरेंशिएट करना आसान है। कैसे? तो अगर हम बोले कि इस फंक्शन को x के रिस्पेक्ट में करना है तो 3/2 कांस्टेंट है, वो बाहर आ जाएगा और रूट अंडर x का डिफरेंशिएशन हो जाता है 1/2 रूट अंडर x, 1/2 रूट अंडर x। तो ये हो गया 3/4 और फिर से रूट अंडर x का वैल्यू यहाँ से आप t लिख सकते हो, यानी कि ऑप्शन नंबर C नहीं बल्कि B इज़ करेक्ट, 3/4t। यही हो गया डबल डिफरेंशिएशन इसका। दिस इज द बढ़िया कॉन्सेप्ट। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब नया जो क्वेश्चन है उसमें y इज इक्वल टू क्या दिया हुआ है, अंडर रूट साइन एक्स प्लस वाई। दोनों तरफ y है, लेकिन टेंशन नहीं लेना है और डायरेक्ट भी डिफरेंशिएट भी नहीं करना है, क्योंकि हमसे dy/dx पूछ रहा है, वो अलग बात है। y दोनों तरफ है। आप क्या करो, सबसे पहले अंडर रूट से टेंशन होती है, स्क्वायरिंग कर दो, है ना, स्क्वायरिंग कर दो तो वाई स्क्वायर हो जाएगा आपका साइन एक्स प्लस वाई, क्योंकि रूट गायब हो जाएगा। अब क्या करो कि आप डिफरेंशिएट कर दो, या फिर आप y को सबसे पहले एक तरफ कर लो, तो वाई स्क्वायर हो गया और माइनस वाई हो गया बराबर साइन एक्स हो गया। अब डिफरेंशिएट करते हैं विथ रिस्पेक्ट टू x। तो विथ रिस्पेक्ट टू जब x डिफरेंशिएट करेंगे तो वाई स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2y और फिर y का अगेन dy/dx, फिर माइनस फिर y का डिफरेंशिएशन तो वो भी dy/dx और फिर sin x का डिफरेंशिएशन तो cos x। अब dy/dx कॉमन ले लो, तो dy/dx अगर कॉमन लोगे तो यहाँ पे बचेगा 2y और ये dy/dx पूरा ही कॉमन हो गया तो -1 इज इक्वल टू cos x। तो यहाँ से dy/dx के लिए आपको क्या करना होगा, उसको भेजना होगा डिवाइड में, तो cos x अपॉन 2y - 1 इज़ द करेक्ट आंसर। तो ऑप्शन कौन सा है आपका? चलिए अब ये क्वेश्चन दिखाई दे रहा है आपको, y इज इक्वल टू कॉट इनवर्स 1 - x डिवाइडेड बाई 2 + x। इसका डिफ्रेंशिएशन करना है। तो आप कॉट इनवर्स x का डिफ्रेंशिएशन क्या याद रखते हो? तो वो याद रखते हो -1/1 + x², है ना, क्योंकि tan इनवर्स x का होता है 1/1 + x²। तो इसका डिफरेंशिएशन होता है -1/1 + x²। तो x की जगह पे ये पूरी क्वांटिटी है ना। तो dy/dx कितना हो जाएगा आपका? ठीक है, dy/dx क्या हो जाएगा आपका? तो हो जाएगा वो -1/1 + x²। तो x² का मतलब 1 - x अपॉन 2 + x इसका होल स्क्वायर। और इनटू में अब इसका डिफरेंशिएशन करोगे तो इसका डिफरेंशिएशन में u/v है, तो 2 + x का होल स्क्वायर पहले होगा और ऊपर का डिफरेंशिएशन ऊपर होता है एज इट इज़, तो 1 - x का डिफरेंशिएशन -1 हो जाएगा और आपका ये एज इट इज़ रखेंगे v को, फिर माइनस v का डिफरेंशिएशन 1 होगा और ऊपर वाले को एज इट इज़ रखेंगे 1 - x। तो फाइनली हम लोगों ने पूरी तरह से डिफरेंशिएट कर दिया है क्वेश्चन को, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखो अब क्या होगा, यहाँ पे ऊपर हुआ -1 और नीचे देखो इसका जो होल स्क्वायर आएगा उसका इन दोनों का एलसीएम होगा। तो इन दोनों का एलसीएम में हो जाएगा 2 + x का होल स्क्वायर एलसीएम, इसका गुना इसमें होगा तो 2 + x का होल स्क्वायर यहाँ आएगा, तो पहले a + b का होल स्क्वायर कर ही दो। तो 2 दूना के 4 + x² और +2ab यानी कि 2 दूना के 4x, है ना, और फिर प्लस फिर ये होगा 1 - x का होल स्क्वायर, तो यानी कि 1² का 1, x² का x² और फिर 2ab का मतलब -2x, ठीक है, ये हो गया। अब ऊपर में ज़रा देखा जाए ये वाली कहानी, तो ये वाली कहानी तो इनटू में आ रही है यहाँ पे, तो इनटू में आ रही है का मतलब इसको गुना करेंगे तो -2 और -x बनेगा और ये -1 + x बनेगा और नीचे में हो जाएगा 2 + x का होल स्क्वायर। तो यहाँ से साफ देख रहे हो कि ये कट रहा है, तो इसको काट दो। अब ज़रा कैलकुलेशन किया जाए, है ना, सिंप्लाइज़ किया जाए, तो सिंप्लाइज़ करने के बाद आप देखोगे कि यहाँ से x² मिल के कितना हो जाएगा आपका, डिनोमिनेटर में होगा एक्चुअल ना। तो सबसे पहले ये देखो, ये -x + x कैंसिल आउट हो जाएगा और ये -2 -1 -3 होगा, इस माइनस से मिल के वो +3 हो जाएगा, यानी कि यहाँ पे आंसर हम लिख रहे हैं, देखना +3 डिवाइडेड बाई नीचे जो है वो x² और x² मिलके बनेगा 2x², ठीक है।
2x स्क्वायर, फिर ये हो गया 4x में से 2x घटेगा तो प्लस में 2x, बहुत बढ़िया, प्लस में 2x, और 4 और 1 5, 4 और 1 5। तो ये फाइनल जो डिफरेंशिएशन आया है वो आपका आया है 3 डिवाइडेड बाई 2x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5, है ना। अब यहाँ पे आंसर को ज़रा देखा जाए क्या होगा, यानी कि ऑप्शन जो है वो कोई नहीं मैच कर रहा है, यानी कि नॉन ऑफ दिस इज़ द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि द फंक्शन द इंटरवल ऑन विच द फंक्शन f(x) इज इक्वल टू 2x क्यूब प्लस 9x स्क्वायर प्लस 12x माइनस 1 इज डिक्रीजिंग। तो ज़रा बताओ फंक्शन कहाँ डिक्रीज करता है, जहाँ पे dy/dx जो होता है वो लेस देन 0 होता है। ओके, तो यहाँ पे सबसे पहले चलो शुरू करते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 16 क्या कह रहा है कि द इंटरवल ऑन विच द फंक्शन f(x) इज इक्वल टू 2x क्यूब प्लस 2x स्क्वायर प्लस 12x माइनस 1 इज डिक्रीजिंग फंक्शन। ठीक है, यानी कि इस फंक्शन को डिक्रीजिंग किस इंटरवल में है ये बताना है। तो सबसे पहले बताओ कि फंक्शन डिक्रीजिंग कहाँ करता है, जहाँ पे dy/dx 0 होता है। यानी कि आपको सिंपल क्या करना है कि f(x) निकालना है और उसको लेस देन 0 कर देना है, और केवल डिक्रीजिंग बोला है तो लेस देन इक्वल टू 0 चलेगा, और अगर स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग बोलता तो केवल लेस देन 0 लेते हैं। तो सबसे पहले f(x) निकाला जाए तो ये 3 दूना के 6x स्क्वायर होगा प्लस 9 दूना के 18x होगा और प्लस 12 होगा। यहाँ से हम 6 कॉमन ले सकते हैं, है ना। तो x स्क्वायर प्लस 6 तिया 18 और प्लस 6 दूना 12, और ये हो गया f(x), है ना। फॉर डिक्रीजिंग f(x) मस्ट बी लेस देन इक्वल टू 0। तो f(x) का वैल्यू क्या है 6 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2, दिस वैल्यू इज लेस देन इक्वल टू 0। अब इसको फैक्टराइज कर लो, छोड़ो तो उधर भेज दो। तो इसको फैक्टराइज करोगे तो तुम्हारा आएगा x प्लस 2 इंटू एक्स माइनस 1, सॉरी x प्लस 1 लेस देन इक्वल टू 0। अब नंबर लाइन बना लो, लेस देन के लिए क्या होता है, ये हो गया आपका -2, ये हो गया आपका -1, तो ये प्लस माइनस प्लस, तो लेस देन से यहाँ से एक यहाँ तक होगा, ठीक है ना। तो यानी कि आंसर हो जाएगा x बिलोंग्स टू -2 से लेके -1 तक, ठीक है ना। -2 से लेके -1 तक, यानी कि बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। अब देखो ये क्वेश्चन में कह रहा है कि द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ sin x इंटू cos x। तो sin x इंटू cos x का अगर हमें मैक्सिमम वैल्यू निकालना है तो कैसे निकलता है। सबसे पहले dy/dx को 0 करिए, है ना, क्योंकि मैक्सिमम और मिनिमम कहाँ मिल सकता है, dy/dx जहाँ 0 होता है। तो सबसे पहले अगर हम dy/dx अगर निकालें तो ये कितना होगा हमारा sin x इंटू cos x है। तो इसको एक काम कर लो, इसको तुम 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड कर लो, तो ये फंक्शन जो है ना वो चेंज हो जाएगा आपका sin 2x/2 में। और अब तो ये काफ़ी आसान क्वेश्चन हो गया, अब उसको फंक्शन को भी जानने की ज़रूरत नहीं है। अगर इसका मैक्सिमम वैल्यू आपसे पूछ रहा है तो आप आसान हो गया क्वेश्चन, dy/dx निकालने की ज़रूरत नहीं है। y का वैल्यू हो गया तुम्हारा sin 2x/2, sin एक मिनट /2। तो ये साइन का जो वैल्यू होगा भले 2x कुछ भी रहे, अगर साइन का वैल्यू देखा जाए तो sin 2x जो होगा वो -1 से लेके 1 तक ही जा सकता है, वो ज़्यादा नहीं जा सकता है, आर्गुमेंट कुछ भी हो। और डिवाइडेड बाई 2 करना है तो सब में डिवाइडेड बाई 2 कर दो, sin 2x/2 ग्रेटर देन इक्वल टू -1/2 लेस देन इक्वल टू 1/2, यानी कि इसका अगर मैक्सिमम वैल्यू पूछ रहा है तो वो 1/2 होगा, यानी कि बी ऑप्शन इज़ द करेक्ट आंसर। अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, बहुत ही खास कॉन्सेप्ट है इस क्वेश्चन में। क्या कॉन्सेप्ट है ज़रा देखना, है ना। जनरली बच्चे क्वेश्चन एक करते हैं तो गलत कर देते हैं। इसमें पूछ रहा है कि द मैक्सिमम स्लोप ऑफ द कर्व, यानी कि इस फंक्शन का मैक्सिमम वैल्यू नहीं पूछ रहा है बल्कि इसके स्लोप का मैक्सिमम वैल्यू पूछ रहा है। तो सबसे पहले स्लोप निकालो, तो dy/dx क्या होगा तुम्हारा -3x स्क्वायर -3x स्क्वायर प्लस 3 दूना के 6x प्लस 9, दिस इज़ द स्लोप, और इसका हमें मैक्सिमम वैल्यू चाहिए। तो यहाँ के बाद बनाने का 2 मेथड होता है, मेथड 1 मेथड 2, ठीक है। मेथड 1 क्या है कि अगर हमें इसका मैक्सिमम वैल्यू चाहिए तो अगर हम इसका ग्राफ बना पाएँ तो वो सबसे मैक्सिमम वैल्यू मिल जाएगा, है ना, 2 तरीक़ा से। तो यहाँ पे हम -3 कॉमन ले लेते हैं, तो ये x स्क्वायर -3 दूना के 6x और माइनस का 9 बनेगा, तो सॉरी 3 3 जा 9 बनेगा। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि -3 हुआ, इसे हम फैक्टराइज करें तो x -3 आएगा और x + 1 आएगा, ठीक है ना, x -3 आएगा और x + 1 आएगा। तो
तो आपको मालूम होगा कि अगर यहाँ पे नेगेटिव लग गया तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ये एक फंक्शन की तरह काम करेगा, जैसे जी मान सकते हो, क्योंकि ये फंक्शन का ही हमें मैक्सिमम वैल्यू चाहिए, क्योंकि डी वाई बाई डी एक्स का मैक्सिमम वैल्यू चाहिए, एफ एक्स का नहीं। तो ये एक डी वाई बाई डी एक्स भी तो एक फंक्शन ऑफ एक्स है, उसको जी एक्स मान लिए। इसका अगर मैक्सिमम वैल्यू चाहिए तो इसका ग्राफ बनाएंगे और जो सबसे टॉप पे वैल्यू होगा वाई का वो बता देंगे। तो इसके लिए क्या होता है, क्वाड्रेटिक का ग्राफ है तो एक्स बराबर आपका ये -1 होगा और यहाँ से आपका एक्स बराबर 3 होगा और ये ग्राफ कुछ ऐसे होगा, बिकॉज ऑफ ये नेगेटिव है तो ग्राफ डाउनवर्ड कनकेव होगा। तो यही आपका मैक्सिमम वैल्यू है। तो यहाँ का वाई कैसे निकालें, तो आपको मालूम होगा कि एकदम ठीक में ये साइमेट्री से ये ठीक बीच में होता है। तो ये x का वैल्यू अगर -1 और 3 है तो यहाँ का वैल्यू एकदम ठीक बीच वाला क्या होगा, मिड पॉइंट थ्योरम से x1 + x2/2, यानी कि ये वाला पॉइंट का जो x कोऑर्डिनेट होगा वो -1 + 3/2 यानी कि 1 आएगा, क्योंकि 2/2 1 आएगा। ये x का वैल्यू हुआ। इस x का वैल्यू जब इसमें हम डाल देंगे तो यही मैक्सिमम होगा, क्योंकि यही टॉप पे है, बाकी सब नीचे है इसके। तो इसका मतलब 1 इसमें पुट करिए और जी का मैक्सिमम वैल्यू बता दीजिए। तो 1 पुट करोगे तो ये -3 गुना ये 1 होगा, तो 1 - 3 क्या हो जाएगा, -2 और 1 + 1 2, यानी कि हो जाएगा माइनस प्लस, 3 दूना की 6, 6 दूना की 12, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इज़ द करेक्ट आंसर। ये तो हुआ मेथड 1, ये तो हुआ मेथड 1। ठीक है, अब जरा मेथड 2 देखते हैं। क्वेश्चन को बनाने का मेथड 2 देखते हैं। मेथड 2 क्या है कि ये डी वाई बाई डी एक्स है और इसी का मैक्सिमम वैल्यू चाहिए। तो इस डी वाई बाई डी एक्स को हम क्या मान लिए, जी एक्स। तो जी एक्स बराबर हम ये पूरा फिर से इसको लिख सकते हैं, जी एक्स बराबर -3x² + 6x + 9। और अगर इसको मैक्सिमाइज़ और मिनिमाइज़ करना है तो इसका डी वाई बाई डी एक्स को हमें करना होगा 0, डी वाई बाई डी एक्स को करना होगा 0। तो जी डेस एक्स निकाला जाए, ये हो जाएगा -3 दूना के 6x प्लस ये हो जाएगा 6, तो ये हो जाएगा 0, है ना। जी डेस एक्स को हमको क्या करना है 0। तो यहाँ से क्या आएगा, x का वैल्यू आपका -6/6 माइनस में, तो ये आ जाएगा 1, है ना, ये कट गया आपका। तो x = 1 पे मैक्सिमम या मिनिमम मिल सकता है। दूसरा चीज़ कि मैक्सिमम कहाँ मिलता है, अगर हमारा स्लोप पॉजिटिव टू नेगेटिव गया है, या फिर एक काम करो डबल डिफरेंशिएशन से चेक कर लो, d2y/dx² अगर नेगेटिव आ जाए तो x के जो जहाँ पे जी डेस एक्स 0 होता है वहाँ पे मैक्सिमम मिलता है, मालूम है ना। अगर कोई फंक्शन, थ्योरी क्या है देखो, अगर कोई फंक्शन ये जी एक्स का अगर मैक्सिमम वैल्यू चाहिए या मिनिमम वैल्यू चाहिए तो डिफरेंशिएट करो, डिफरेंशिएट करके x का वैल्यू निकालो, वो निकल गया। डबल डिफरेंशिएट करो, ठीक है ना, डबल डिफरेंशिएट करो और देखो कि वो पॉजिटिव आ रहा है कि नेगेटिव आ रहा है। तो अगर फिर से इसको हम फिर से अगर डिफरेंशिएट करें तो ये नेगेटिव आएगा, तो नेगेटिव आएगा तो मतलब ग्राफ डाउनवर्ड है, तो डाउनवर्ड है इसका मतलब कि x बराबर 1 पे इसका मैक्सिमम वैल्यू मिलेगा। तो फिर से x बराबर 1 रखोगे यहाँ पे, तो ये -3 और 1 का स्क्वायर 1 होगा, फिर +6 और +9, तो 9 और 6 15 में से 3 गया आपका, फिर से 12 मिल जाएगा। ठीक है ना, ये तरीका होती है। नहीं तो एक और तरीका क्या होता है कि स्लोप पॉजिटिव टू नेगेटिव जाना चाहिए। तो यहाँ पे अगर तुमको याद होगा कि यहाँ पे तुम्हें याद होगा कि ये जी डेस एक्स है, तो जी डेस एक्स का वैल्यू अगर हम बोले तो -6 कॉमन होगा और यहाँ पे x -1 नहीं हो के बल्कि हाँ x -1 होगा। तो इसका मतलब x बराबर 1 पे ग्राफ -2 प्लस आ रहा है, बिकॉज ऑफ कि यहाँ माइनस कॉमन है। तो स्लोप अगर पॉजिटिव टू निगेटिव गया है तो इसका मतलब स्लोप अगर पॉजिटिव टू निगेटिव, ये स्लोप होता है एक्यूट एंगल, ये स्लोप होता है ऑब्टयूज एंगल नेगेटिव, तो स्लोप अगर पॉजिटिव टू निगेटिव गया तो ये पॉइंट जो होता है वो मैक्सिमा पॉइंट कहलाता है और यहीं पे x बराबर 1 आया हुआ है। तो तीनों मेथड से आपको समझा दिए। आई होप कि अगर आप अच्छे से पढ़े हो तो समझे होगे, अगर नहीं पढ़े हो तो जाके वीडियोस मेरा देखो इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग का, वहाँ से और ज़्यादा क्लियर होगा। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए ये बहुत ही आसान क्वेश्चन दिया है आपसे, y बराबर sin x² + 5 दिया और dy/dx पूछ रहा है। तो सबसे पहले चेन रूल से ये बनेगा। तो सबसे पहले डिफ्रेंशिएट करते समय आपको कौन मिला, साइन मिला, तो अंदर को देखो ही मत। साइन का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, कॉस, जो अंदर है वही लिख देंगे बस, साइन का कॉस। फिर अंदर घुसोगे तो x² + 5 मिलेगा, तो x² + 5 का क्या हो जाएगा 2x + 0, यानी कि आप 2x × cos ऑफ x² + 5 बोल सकते हो। और ये आपका ऑप्शन में मिल जाएगा कौन सा, तो ए ऑप्शन, 2 × cos x² + 5। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 20 करते हैं। अब देखिए ये जो क्वेश्चन आप स्क्रीन पे देख रहे हो ये LPP का क्वेश्चन है, यानी कि लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम का। क्या लिखा हुआ है कि दी मिनिमम वैल्यू ऑफ द z 3x + 9y subjected to the constraint x + 3y less than equal to 60, x + y greater than equal to 10, x is less than equal to y and x greater than y greater than equal to 0। तो सबसे पहले इसका हम लोग को ग्राफ बनाना पड़ता है और आपको मालूम होगा कि मिनिमम चाहे मैक्सिमम मिलना होगा तो मिलेगा आपको कॉर्नर पॉइंट पे। तो सबसे पहले आप ग्राफ बनाएं, आप x एक्सिस ड्रॉ करें, y एक्सिस ड्रॉ करें, ठीक है।
अब सबसे पहले ये जो लेस है ना उसको भूल जाएं, और भूलने के बाद आप सिंपल सी ग्राफ ड्रॉ कर लें x प्लस 3y बराबर 60 का, बराबर 60 का। तो y को 0 करोगे तो x बराबर 60 मिलेगा। तो मान लो यहाँ पे 60 है, 60,0 है ना। हमने क्या किया, y को 0 कर दिया तो y x एक्सिस पे 0 होता है। अब अगर x को 0 करेंगे तो y का वैल्यू मिल जाएगा 3 से डिवाइड करने के बाद, यानी कि 3 दूना के 6 20। तो 20 तुम्हारा 60 के कंपेयर में ये होगा, मान के चलो, जो 0,20। तो ये हमारा ग्राफ हो गया। स्ट्रेट लाइन बना देंगे, एक स्ट्रेट लाइन से इसको जोड़ देंगे, ये जुड़ गया, ठीक है। अब जो है ये चेक करेंगे कि ओरिजिन किस तरफ है। तो ओरिजिन को हम इस लाइन में, अब मैंने, हमको तो बराबर थोड़ी करना था, हमको तो लेस देन इक्वल टू का ग्राफ ड्रॉ करना था। तो एक ओरिजिन पॉइंट हम देख रहे हैं कि वो नीचे है, उसको डाल के देखते हैं सेटिस्फाइड कर रहा है कि नहीं। तो अगर यहाँ पे 0 + 0 होगा तो लेस देन इक्वल टू 60, ये 0 लेस देन इक्वल टू 60 होता है, सेटिस्फाइड कर रहा है। मतलब ये ग्राफ नीचे वाले ग्राफ को शो कर रहा है, याद रखना, ये लीनियर प्रोग्रामिंग। अब आते हैं इस ग्राफ पे, x + y ग्रेटर देन इक्वल टू 10 पे, है ना। बाद बाकी इसको हटा दो, इसकी अब कोई आवश्यकता नहीं है। अब जो है हम लोग x + y को अगर 10 से इक्वेट करें तो हम बताए थे आपको कि इक्वल टू इनइक्वालिटी भूल जाओ। तो x को 0 करो, y 10 मिलेगा। तो 10 आप मान लो यहाँ पे है, 10 0, और एक होगा 0 10 जो कि यहाँ पे होगा, ठीक है ना, 0 10। तो ये हो गया तुम्हारा 0 10। अब ये ग्राफ एक ठो मिल गया यहाँ पे आपका। तो ये ग्राफ अगर ऐसे मिल गया तो ये कहीं ना कहीं इधर जाके इंटरसेक्शन होगा। थोड़ा सा हम फ्रेश ग्राफ बना देते हैं आपको। अब इसकी पॉइंट को चेक करते हैं कि ग्रेटर देन के लिए कौन सेटिस्फाइड हो रहा है, ठीक है। तो इसमें ओरिजिन को डालते हैं सबसे पहले, क्योंकि ओरिजिन के बारे में मालूम है कि ये हमारे लाइन जो ड्रॉ किए हैं वो उससे नीचे है। तो ओरिजिन डालेंगे जब, तो 0 + 0 ग्रेटर देन इक्वल टू 10। क्या ये बात सही है? क्या 0 हमारा 10 से बड़ा होता है या 10 के बराबर होता है? नहीं होता है। इसका मतलब इस लाइन के नीचे वाली पॉइंट को सेटिस्फाइड नहीं होगी, ये लाइन के ऊपर वाला पॉइंट सेटिस्फाइड होगा, ठीक है ना। इस लाइन के ऊपर वाला पॉइंट सेटिस्फाइड होगा, और इस लाइन के नीचे वाला था। तो अभी तक का जो कॉमन वैल्यू हुआ वो ये वाले हुए, ठीक है। ये पूरा आगे दिया है कि x इज़ लेस देन इक्वल टू y। तो x इज़ लेस देन इक्वल टू y का मतलब सबसे पहले आप x बराबर y बना लो। तो x बराबर y एकदम ठीक यहाँ से जाता है, y बराबर x का ग्राफ आपको मालूम होगा, y बराबर x का ग्राफ। इसमें आप बोला कि x लेस देन इक्वल टू y। तो अब तो ओरिजिन हमारे पास है नहीं, तो अब ये पॉइंट दिखाई दे रहा है साफ कि 0,10 इस लाइन के ऊपर है। तो 0,10 का मतलब हुआ कि x का वैल्यू 0 और ये आपका लेस देन इक्वल टू है, और ये y का वैल्यू 10 है। तो ये बात सही है। इसका मतलब इधर वाले पॉइंट सारे सेटिस्फाइड करेंगे, ये इसके ऊपर वाले। तो अभी तक में कॉमन वैल्यू हमारा ये आया, ये अब कट गया, ये नहीं आएगा, अब इसके ऊपर आएगा, यानी कि ये पूरा आया। फिर आगे बोला है कि x ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो y एक्सिस के उधर होता है x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, और फिर है y ग्रेटर देन इक्वल टू 0, मतलब ऊपर होता है। यानी कि फाइनली केवल और केवल हम इस लाइन में पहुँचे हुए हैं, इस बाउंड्री में। तो बाकी सब मिटा दीजिए, ये वाली जगह, ये वाली जगह, और केवल इसको क्या कर दीजिए आप, कलर कर दीजिए। अब हम आपको बताए हैं कि यही जो फिजिबल रीजन होता है, इसी के अंदर कॉर्नर पॉइंट पे, आप भले ही लीनियर पे प्रोग्रामिंग नहीं पढ़े हो, लेकिन अगर ग्राफ ड्रॉ करने आ गया तो समझ लेना कि इसी एंड पॉइंट पे सारे तुमको क्या मिलेंगे, मिनिमम वैल्यू चाहे मैक्सिमम वैल्यू मिलेंगे। तो ये कॉर्नर पॉइंट भी तुम्हें मालूम है 0,10, ये भी मालूम है 0,20, ये भी, इसकी ज़रूरत नहीं है, ये ज़रूरत है और ये ज़रूरत है। अब क्वेश्चन मार्क ये है कि इन दोनों को कैसे निकाला जाए, ठीक है। तो ज़रा देखो, ये पहले लाइन था आपका, ये वाला जो लाइन था वो किसका इक्वेशन था, तो x + 3y = 60 का, ठीक है। और जबकि ये वाला लाइन क्या था, y बराबर x का, क्योंकि लाइन तो इक्वल टू ही होता है, इनइक्वालिटी देखने की ज़रूरत नहीं है, लाइन को हम लोग केवल इक्वल टू से ही दिखाते हैं। तो ये कॉर्नर पॉइंट को निकालने के लिए y बराबर x इसमें डाल दो। तो y बराबर x अगर डालोगे तो ये x + 3x बराबर 60 बनाएगा, यानी कि यहाँ से 4x बराबर 60 होगा, यानी कि x बराबर 15 होगा, क्योंकि 15 चौके 60 होता है। इसका मतलब x में अगर हम 15 डालेंगे तो y बराबर x है, तो y भी तुम्हारा 15 ही आएगा। फिर अब इस पॉइंट की बात की जाए तो इस पॉइंट के लिए तुम्हें क्या करना होगा कि y बराबर x लाइन का इंटरसेक्शन है, और ये जो लाइन है उसका इक्वेशन तुम्हारा कुछ यहाँ पे मौजूद है, ठीक है ना। तो y बराबर x इसमें भी डाल दो, तो x + y बराबर 10 है, तो x बराबर y डालोगे तो 2x बराबर 10 होगा। इसका मतलब x बराबर 5 होगा, तो y भी 5 होगा, है ना। तो ये 5,5, क्योंकि x + y बराबर 10 है या फिर y बराबर x है। तो अब जो तुम्हें मैक्सिमम मिनिमम मिलना होगा वो इन्हीं पॉइंट्स पे मिलेगा, 0 20 15 15 5 5 और ये 0,10। तो चलिए अब वैल्यूज़ को पहले निकालते हैं, क्योंकि इसी को ना मैक्सिमाइज मिनिमाइज करना है। तो इसी z बराबर 3x + 9y में हम सारे पॉइंट्स को डालेंगे और चेक करेंगे। चलिए, तो अब हम लोग x बराबर 0, y बराबर 20, फिर 0 20, फिर 5 5 और फिर 15 15 पे वैल्यूज़ को चेक करेंगे। तो x का वैल्यू अगर 0 और 20 डालें अगर यहाँ पे, है ना, तो यहाँ पे जो वैल्यू आएगा वो कितना आ जाएगा,
x हो जाएगा 0। अब y बराबर अगर 20 डालेंगे तो 9 दूना के 18 यानी कि 180। ठीक है, अब इसमें डालते हैं x बराबर 0 और y बराबर 10, तो ये 10 9 90 होगा केवल। ठीक है ना, बहुत बढ़िया। अब 5 5 डालते हैं तो ये 5 तिया 15 हुआ और प्लस 9 5 45 हुआ। 5 तिया 15 9 5 45, तो 5 5 10 और 4 और 1 5 और 1 6 60 हुआ, है ना। और ये 15 डालेंगे तो 15 तिया 45 होगा और प्लस 15 9 135 होगा। तो ये तो बहुत ज़्यादा होगा ना 15 45 के रेस्पेक्ट में, तो ये तो होगा ही नहीं क्योंकि मिनिमम वैल्यू पूछा है। तो सबसे मिनिमम वैल्यू क्या होगा 60, यानी कि इसका जो मिनिमम वैल्यू है वो 60 है। ठीक है, यानी कि ए ऑप्शन इज़ द करेक्ट आंसर। अब देखो नेक्स्ट जो असर्शन रीज़न है वो हमारा ये जो आइकन दिख रहा है ना, या डिस्क्रिप्शन में लिंक रहेगा या फिर नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए आप यहाँ पे देख सकते हो। ठीक है, ओके। और फिर केस बेस्ड क्वेश्चंस के लिए भी आप इसमें देख सकते हो। ठीक है, थैंक यू। और अगर फुल प्लेलिस्ट चाहिए तो उसके लिए आप डिस्क्रिप्शन में चले जाओ, वहाँ पे मिल जाएगा। थैंक यू।